नमस्कार साथियों। घटना चक्र जो पूर्वालोकन है वन लाइनर, उस श्रृंखला का ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में चर्चा की थी। आज हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग पढ़ेंगे। जो भी साथी इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गुप्त काल के बारे में प्रारंभ करते हैं। तो पहला जिसमें गुप्त काल का पहला पॉइंट है कि गुप्त वंश ने शासन किया था। गुप्त वंश ने कब से कब तक शासन किया था? तो उन्होंने कह रहा 319 से लेकर 500 ईस्वी तक गुप्त वंश ने शासन किया था। पहला पॉइंट उठता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं। तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है। गुप्त वंश को भारतीय इतिहास में प्राचीन काल में स्वर्ण युग कहते हैं। इसको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाते हैं कि उन्होंने बहुत ही मंदिर जो कल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया था, इसलिए इनको स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं, तो सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो किन्होंने चलाई? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल ने चलाई। तो सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं तो गुप्त काल में चलाई गई हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं तो गुप्त काल में चली सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं। और गुप्त काल का देखा जाए तो पहला जो स्वतंत्र शासक था तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम स्वतंत्र शासक था। किस वंश का? गुप्त वंश का। अगर हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कुछ जाने तो इनका जो कार्यकाल था 319 से लेकर 335 तक ईस्वी तक इनका कार्यकाल था चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या थी? राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी। तो इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो गुप्तों की जो पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं वो अपनी दूसरी जो राजधानी उज्जैन बनाते। तो अभी ये पहली राजधानी कौन बनाते हैं? पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने एक गुप्त संवत चलाया था 319 ईस्वी में। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम ने तो गुप्त संवत बोलते हैं। तो कुछ चंद्रगुप्त विषय में जान लेते हैं। गुप्तों का जो राज चिन्ह था वो गरुण था। क्या था? गरुण था। और चंद्रगुप्त जो प्रथम थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो कुमार देवी। पूछा जाता है कुमार देवी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? कुमार देवी था। क्या था? कुमार देवी था। तो पत्नी का नाम कुमार देवी था चंद्रगुप्त की, और ये लिच्छवी राजकुमारी थी। चलिए अब आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि कुमार देवी का जो नाम है उस सिक्कों पर भी अंकित मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे गुप्त वंश के शुरुआती दौर के। तो अब देख लेते हैं पॉइंट क्या है कि गुप्त वंश ने शासन कब से कब किया था? 319 से 500 ईस्वी अवधि तक। अगला पॉइंट क्या है कि 4 अश्वमेघों का संपादन किसने किया? तो प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन जो प्रथम थे, इन्होंने 4 मेघों का संपादन किया, मतलब अश्वमेघ यज्ञ किए थे इन्होंने, प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। एक इतिहासकार थे स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है। समुद्रगुप्त को, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त राजा देवगुप्त एक अन्य नाम क्या था? तो देवगुप्त को हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा बहुत समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि समुद्रगुप्त की क्या उपलब्धियां रहीं। समुद्रगुप्त की जो उपाधियां हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। कि समुद्रगुप्त की उपाधियां क्या क्या थी? तो उपाधियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जामों में। तो उपाधियां क्या क्या थी? जैसे इसको कविराज कहा जाता है। कविराज की उपाधि किसने दी थी? समुद्रगुप्त को। तो कविराज की उपाधि हरिसेन ने दी थी। किसने? हरिसेन ने। हरिसेन ने क्या? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी किसने? हरिसेन ने। और यह किस शैली में लिखी? चंपू शैली में लिखी थी। चंपू शैली में की थी प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने?
हरिसेन ने। दूसरी उपाधि क्या है? दूसरी उपाधि पराक्रमांक की उपाधि है। किसकी? समुद्रगुप्त की। पराक्रमांक भी इसे कहते हैं। तीसरी उपाधि इसको सर्वो राज्यो क्षेत्रा। सर्वो राज्यो क्षेत्रा क्यों कहते हैं? कि इन्होंने सभी राज्यों को क्या किया था? जीत लिया था। आपने पढ़ा कि भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, क्योंकि इस्मत ने इसे भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त क्या था? कि वीणा बहुत प्रेमी था, तो इसको वीणा प्रेमी भी बोलते हैं, कि यह वीणा प्रेमी था, वीणा बजाता था। इसके सिक्कों पर वीणा बजाने के चित्र भी अंकित मिले हैं। इसने एक दो काम और किए थे, जैसे इसने श्रीलंका के राजा थे, श्रीलंका के राजा को इसने क्या किया था? श्रीलंका के राजा को इसने भूमि दान दी थी। किसके लिए? बौद्ध विहार बनाने। तो ये कुछ उपलब्धियां थी समुद्रगुप्त की। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या था। कि अगला पॉइंट का गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला पॉइंट क्या है? कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की, तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कैसे बना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? कि अपना इसका भाई था रामगुप्त की हत्या करके ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य बना। विक्रमादित्य कैसे बना? चंद्रगुप्त द्वितीय बना। विक्रमादित्य कैसे बना? तो इसको विक्रमादित्य की उपाधि कैसे धारण की, उसके बारे में जानते हैं। तो इसने क्या किया था? गुजरात के जो शक थे, गुजरात के शक शासक थे, तो गुजरात के शक शासकों को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में इसने सकारी दो उपाधियां धारण की थी उस समय। गुजरात के जो शकों को पराजित करने के बाद इसने सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो सकारी और विक्रमादित्य की उपाधि इसने कब धारण की थी? जब इन्होंने गुजरात के शकों को पराजित किया था। इसकी और अन्य उपाधियां थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। इसको परम भागवत कहा जाता है। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का ये पहला शासक था। इससे पहले किसी व्यक्ति ने परम भागवत की उपाधि नहीं धारण की। अब इसके बाद देखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जितने भी शासक आएंगे वो परम भागवत की उपाधि धारण करेंगे। इसके बाद जैसे कुमारगुप्त आएंगे, स्कंदगुप्त आएंगे, ये सभी परम भागवत की उपाधि धारण करेंगे। तो ये परम भागवत की उपाधि धारण करता है। ठीक है, इसको चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त भी बोलते हैं। देवगुप्त भी एक उपाधि है, इसकी अन्य नाम है। इसको देवराज भी कहते हैं। इसकी देवराज भी एक नाम है, कि इसको देवराज भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? कि पहली इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिन्होंने किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली राजधानी क्या बनाई थी? पाटलिपुत्र थी। इसने दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी किसको बनाई थी? उज्जैन को बनाई थी। इसने एक काम और किया था कि महरौली के लौह स्तंभ स्थापित किया था। महरौली में एक लौह स्तंभ स्थापित किया था। लौह स्तंभ स्थापित किया था जो आज भी प्रसिद्ध है इसके लिए। इसके समय में एक चीनी यात्री आता है। कौन? फाहियान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आता है। ये क्यों आता है भारत में? क्योंकि यह विनय पिटक की प्रति लेने, मूल प्रति जो विनय पिटक है, विनय पिटक इसकी मूल प्रति लेने भारत आता है। अब विनय पिटक क्या है? विनय पिटक की जो रचना है पहली बौद्ध संगीति में उपाली ने की थी। उपाली ने विनय पिटक की रचना की थी। अब विनय पिटक में क्या है? विनय पिटक में क्या है कि बौद्धों के नियम दिए गए हैं। एक्चुअल पिटकों की जो संख्या है ना बौद्ध धर्म में, पहले पिटक समझ लेते। पिटकों की संख्या 3 है बौद्ध धर्म में। 3 है। 3 कौन कौन है? एक तो सुत्त पिटक है, दूसरा विनय पिटक है, तीसरा अभिधम्म पिटक है। तो सुत्त पिटक की जो रचना है उसने आनंद ने की थी। विनय पिटक की जो रचना की थी उपाली ने की थी। और अभिधम्म पिटक की जो रचना है वो किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। तो अभिधम्म पिटक की रचना मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी।
और जो तीसरी जो अभिधम्म पिटक की रचना है, तीसरी बौद्ध जो संगीति का आयोजन अशोक के समय हुआ था, उसमें अभिधम्म पिटक की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने। और मोगलीपुत्र तिस्स ने ही तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। अब सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं और विनय पिटक में बुद्ध के नियम दिए गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे किससे? पिटकों से संबंधित। अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो अब हम चर्चा कर रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था, तो फायान ने एक रचना की थी, फो क्यों की। फो क्यों की फो क्यों की रचना की थी किसने? फायान थे, चीनी यात्री था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं विक्रमादित्य से संबंधित, जो भी आगे आएंगे, तो हमने पहले सोचा कि इसको बता दिया जाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न। 9 रत्न वो कौन कौन थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहते थे, यानी विक्रमादित्य के समय से अति फेमस हैं। जैसे हम 9 रत्नों की बात करें तो इसमें पहला आपका कालिदास है। पहले आपके कालिदास हैं। कालिदास हैं पहले। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने महाकाव्यों की रचना की, इन्होंने नाटकों की रचना की। जैसे नाटक में आप देख सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्र मित्रम, ये इनके नाटक थे। महाकाव्यों में देखें तो कुमार संभव इनके नाटक थे। कुमार संभव महाकाव्य थे, कुमार संभव इनके महाकाव्य थे। रघुवंशम जैसे था, रघुवंशम जैसे मेघदूत की बात करें, ऋतु संगार, ये प्रमुख नाटक थे कालिदास के। अगर दूसरे की बात करें तो पहले 9 रत्नों में कालिदास थे, दूसरे वराह मिहिर थे। ये बहुत बड़े गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे वराह मिहिर, तो गणितज्ञ बहुत बड़े थे और ज्योतिषाचार्य थे। तीसरे धन्वंतरी की बात करें तो धन्वंतरी थे तीसरे। धन्वंतरी बहुत है, आयुर्वेद का देवता बोलते हैं धन्वंतरी को। ठीक है, अमर सिंह थे बहुत बड़े कवि, जिन्होंने अमर कोश की रचना की। तो ये 9 रत्नों में कुछ व्यक्ति थे। अमर सिंह थे जैसे, जिन्होंने अमर कोश की रचना की। शंकु थे जैसे, बेताल भट्ट थे। घट कर्पण थे जैसे, वररुचि भी थे, छपड़क। ये 9 रत्न थे किसके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो ये 9 रत्नों ने इनके साम्राज्य को संभाला था। तो ये कुछ पॉइंट थे। अब अगले पॉइंट देख लेते जो इसमें लिखा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित? समुद्रगुप्त से मैंने अभी बताया, हरिशेन ने इसकी रचना की थी, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की, जिसको प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहते हैं, हरिशेन ने लिखा था। इसकी शैली जो थी वो चंपू शैली थी। अगला पॉइंट किया कि प्रयाग प्रशस्ति जानकारी देती है कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। तो कुमारगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में किससे जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अगला पॉइंट क्या है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ लेख पर जहांगीर का वर्णन है। जहांगीर देखें का इसमें वर्णन मिलता है किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में, जहाँ समुद्रगुप्त के। अगला क्या है? पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि समुद्रगुप्त की थी। तो समुद्रगुप्त की एक और उपाधि थी जो पृथ्व्या प्रथम वीर। इससे हमने बताया कि कविराज भी इसको बोलते। कविराज किसने कहा? हरिशेन ने। पराक्रमांग भी समुद्रगुप्त बोलते थे। सर्वो राज्यो क्षेत्रा भी समुद्रगुप्त की उपाधि थी। तो ये प्रमुख उपाधियाँ थी समुद्रगुप्त की। अगला पॉइंट क्या है? हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित कौन हुआ था? गुप्त राजवंश। क्योंकि हूणों का जो प्रथम आक्रमण हुआ था ना, वो कुमारगुप्त के समय हुआ था। कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। तो कुमारगुप्त के समय किसका? हूणों का आक्रमण होता है। तो गुप्त राजवंश। कह रहा कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में।
कुमारगुप्त के शासनकाल में, दोनों के शासनकाल में हुणों का आक्रमण होता है। प्रारंभ कहाँ से होता है? आपका कुमारगुप्त के शासनकाल में हुणों का जो पहली बार आक्रमण होता है, पहला आक्रमण, वो कुमारगुप्त के समय होता है। तो हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अगला पॉइंट क्या है? गुप्त शासक जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, स्कंदगुप्त ने। तो स्कंदगुप्त ने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। वह अभिलेख जिससे ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, तो भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख से यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, जो हुण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, अयोग्य उत्तराधिकारी, ये उनके पतन का कारण था गुप्त साम्राज्य, क्योंकि हुणों का आक्रमण एक पहला कारण था। प्रशासन का जो सामंतीय ढांचा था वो एक कारण था। उत्तरवर्ती जो गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, जो उत्तरवर्ती गुप्त शासक आते हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अयोग्य उत्तराधिकारी, ये ही बड़ा एक पॉइंट था। अब कह रहे हैं शक विजेता के रूप में जाना जाता है। हमने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को शकों की विजय, यानी गुजरात के शकों की विजय की वजह से ये शकारी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसको विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किसकी किया था? रुद्र सिंह द्वितीय को। तो रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। अगला क्या है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य है, यानी कि इसने चांदी के सिक्के सर्वप्रथम प्रारंभ किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के प्रारंभ किए। अगला पॉइंट क्या है? गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था, तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार हुआ करता था, किसका? गुप्त काल का। अगला पॉइंट किया कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के संदर्भ में अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रियों को सुगम बना लिया था, इस वजह से यह बना रखा था। अगला पॉइंट किया कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन। श्रेणी क्या थी? संगठन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन के बारे में बात चल रहा है। तो श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। क्या? अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। यानी गुप्त काल में जो आपका गुजरात था, बंगाल था, दक्कन था, तमिल राष्ट्र थे, ये सभी वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। अगला पॉइंट क्या है? गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन जानते थे? वो सुश्रुत जानते थे, यानी आयुर्विज्ञान विषयक के लिए सुश्रुत प्रख्यात थे। अगला पॉइंट क्या है कि धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। तो भास्कराचार्य गणित से संबंधित है, इनकी रचना जो लीलावती है, ठीक है। तो भास्कराचार्य नहीं थे संबंधित, धन्वंतरी थे, मैंने बताया, चरक, सुश्रुत, ये सभी संबंधित थे। प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट जो शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के जय का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। कब? 7वीं सदी ईस्वी में। अगला पॉइंट क्या है? समुद्र चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष छपड़क मैंने बताया कि आपके ज्योतिष के जानकार थे छपड़क, ये 9 रत्नों में एक थे। कालिदास जिसके शासनकाल में थे वह शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने बताया कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में एक थे।
गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। दीनार थी उस समय। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या नाम देते थे? दीनार कहते थे। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था रूपक, यानी कि चांदी की मुद्रा यानी कि रजत की मुद्रा को रूपक कहते थे गुप्तकाल में, और स्वर्ण मुद्रा को क्या बोलते थे? दीनार। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए वो चंद्रगुप्त प्रथम। जब मैंने शुरुआती में डिटेल से बात की थी चंद्रगुप्त प्रथम की, तो मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे प्राकृतिक। स्त्री और शूद्र किस भाषा का प्रयोग करते थे? वो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अगला पॉइंट क्या है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरण से भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख से मिलता है कब? 500 के आसपास, ईस्वी के आसपास ये एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। गुप्त संवत की स्थापना की चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने प्रथम ने। मैंने बताया था गुप्त संवत 319 ईस्वी में आया था। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि एक तरफ कह रहा है कि सम्राट दिए गए, दूसरी तरफ विरुद्ध। तो अशोक को प्रियदर्शन कहते हैं। उपाधियां क्या थी? समुद्रगुप्त परम क्रमांक, मैंने बताया था इनको परम क्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। पराक्रमांक या परक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने गुजरात के शकों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त क्रमादित्य की उपाधि मिली थी। तो स्कंदगुप्त के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, तो स्कंदगुप्त के बारे में आप जान लीजिए। स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। मैंने बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बाद जितने भी व्यक्ति आए उन्होंने सभी ने परम भागवत की उपाधियां धारण की। तो स्कंदगुप्त ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किए थे स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख में इन्होंने क्या किया? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। किन्होंने? स्कंदगुप्त ने। तो जूनागढ़ झील का किन्होंने? स्कंदगुप्त ने जीर्णोद्धार कराया था। अब हम देख लेते हैं अगले पॉइंट। अगले पॉइंट से हम पहले 2-3 पॉइंट और देख लेते कि सुदर्शन झील का इतिहास क्या रहा, इसकी किन किन शासकों ने इसको बनवाया। जैसे सुदर्शन झील की बात करें, सुदर्शन झील में 4 शासकों का उल्लेख मिलता है। पहला तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको तो बनवाया था। उसके बाद अशोक ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, इसका सुदर्शन झील का। उसके बाद रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी इसका रुद्रदामन ने भी इसका क्या किया? जीर्णोद्धार करा। उसके बाद स्कंदगुप्त, अभी हमने पढ़ा कि स्कंदगुप्त ने भी इसका जीर्णोद्धार करा है। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसके समय उस समय गवर्नर किस गवर्नर ने करवाया था? ये पूछा जाता है कि इस समय गवर्नर पुष्य जो भूति थे, पुष्यभूति गवर्नर ने सुदर्शन झील को बनवाया था। तो अशोक के समय किस गवर्नर ने इसका जीर्णोद्धार कराया? ये भी पूछा जाता। तो तुषाणक, जो तुषास्क जो थे एक गवर्नर, उन्होंने अशोक के समय इसका क्या किया था? जीर्णोद्धार कराया था सुदर्शन झील का। और इस रुद्रदामन के समय सुविशाख क्या थी? सुविशाख एक गवर्नर थे। उनके समय में सुविशाख रुद्रदामन के समय गवर्नर थे, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। और स्कंदगुप्त के समय कौन गवर्नर थे? तो उस समय थे पर्णगुप्त। तो कौन थे? पर्णगुप्त गवर्नर थे, जिन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है। तो ये सुदर्शन झील से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख हमने बताया वो मिलता है आपका 510 ईस्वी में। तो सती प्रथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सती प्रथा का उल्लेख पहली बार 510 ईस्वी में मिलता है। किस अभिलेख में? एरण अभिलेख में। पहला उल्लेखीय
साक्ष्य मिलता है। ठीक। अब अगला पॉइंट क्या है कि नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कहाँ पे, गुप्त काल की। ठीक है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था किसने, गुप्तों ने दिया था। मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान किसने दिया था, गुप्त वंश ने दिया था। अगला पॉइंट क्या कि प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है। ये मैंने प्रारंभ में बता दिया था कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। अगला पॉइंट क्या है, गुप्त युग में भूमि राजस्व दर थी उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6 भाग इसका राजस्व की दर थी। अगला बयात क्या है कि हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था उपज का छठा भाग, यानी कि 1/6 भाग हिंदू विधि के अनुसार। अगला पॉइंट क्या है कि गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित भूमि, जो कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी ब्राह्मणों को दी जाती थी। अगला पॉइंट क्या है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे जो विदक भागम, जो विदक भागम थे उसको कहते थे सिंचाई कर को। सिंचाई कर को क्या बोलते थे, विदक भागम। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था लोहे के क्षेत्रों एवं उपकरणों के लिए। वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त काल के समय, तो लोहे के यंत्रों के लिए और उपकरणों के लिए। तोरमाड़ एक हूण जातीय दल का व्यक्ति था, हूणों का। तो हूणों के जातीय दल का प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था, तोरमाड़। हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था बालादित्य एवं यशोधर्मन ने। तो बालादित्य एवं यशोधर्मन ने मिहिर कुल किस, हूणों का एक प्रसिद्ध शासक कौन था, मिहिर कुल था। विशाख दत्त की प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु कौन थी, तो मुद्रा राक्षस ये पुस्तक है विशाख दत्त की। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की जो दुर्विसंगतियों के बारे में, दुर्विसंधियों के बारे में विषय वस्तु थी कौन, मुद्रा राक्षस में। सत्य कथन कौन सा है, ये पहचानना है आपको कि गुप्त साम्राज्य स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन भी केंद्रित था, उन्हें भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। ये तीनों कथन आपके सही है। अगला पॉइंट किया गया, शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था भारत में। तो शतरंज का खेल कहाँ हुआ था, भारत में उद्भूत हुआ था। अगला पॉइंट क्या है, शूद्र द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। मृच्छकटिकम का विषय क्या था, जिसकी रचना शूद्रक ने की थी। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी मृच्छकटिकम। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि सांख्य दर्शन किसका है, तो वह कपिल का है। तो सांख्य दर्शन की रचना किसने की, कपिल ने की। अगला पॉइंट के भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन है। क्या है, सांख्य की मानता है कि आत्मज्ञान की मोक्ष की ओर ले जाता है, आत्मज्ञान मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, पतंजलि। तो योग दर्शन किसने किया था, पतंजलि ने। अगला पॉइंट किया कि अनुस्मृति, प्रत्याहार, ध्यान तथा धारणा में से वह जो अष्टांग योग का अंश नहीं है, तो अनुस्मृति आपका अष्टांग योग का भाग नहीं है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। तो पुष्यमित्र शुंग के समसामयिक थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। अगला पॉइंट क्या कि नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक गंगेश थे। अगला पॉइंट क्या है, जब तक जीवित रहो सुख से जियो, जीवित रहो चाहे इसके लिए ऋण ही लेने पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह शक्ति चारवाकों की है। वैशेषिक दर्शन किसका है, कणाद का है, और न्याय दर्शन आपका गौतम का है। तो वैशेषिक दर्शन कणाद का और न्याय दर्शन आपका गौतम का है। मीमांसा के प्रणेता कौन है, आपका जैमिनी है। तो मीमांसा किसकी लिखी हुई पुस्तक है,
प्रणेता जैमिनि की। कर्म के सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। तो कर्म के सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। अगला पॉइंट क्या है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है। तो मीमांसा ये बात बोलता है कि वेद शाश्वत सत्य हैं। अगला पॉइंट क्या है? मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। तो ये सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य है। अगला पॉइंट क्या है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ज्ञान द्वारा। तो मुक्ति किससे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान द्वारा। अगला पॉइंट क्या है कि शंकराचार्य, अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के संबंध नहीं है। तो अभिनव गुप्त वेदांत दर्शन से संबंधित नहीं है, जबकि शंकराचार्य, रामानुजम, माधव ये सभी वेदांत दर्शन से संबंधित है। अब कह रहा कुछ संवत दिए गए, दूसरे में गणना भी। जैसे विक्रम संवत दिया गया 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में चलाया गया था। गुप्त संवत 320 1920 में चलाया गया था। कली संवत 3102 ईसा पूर्व में चलाया गया था। तो ये कुछ संवत है, पूछे जाते हैं, सत्य कथन है सभी। ठीक है, अब कुछ आगे के पॉइंट देख लेते हैं। सत्य कथन की विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया गया था। शक संवत 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू होता है। अगला पॉइंट क्या कि पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष 600 से 601 तक होगा। अगला पॉइंट है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष 634 हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें 58 जोड़ देंगे। अगला पॉइंट क्या है कि पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुरी क्या था? प्रतिष्ठानपुर था। अगला पॉइंट क्या है कि मौखरी शासकों की राजधानी थी वो कन्नौज थी। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। अगला पॉइंट क्या है कि हरिसेन, कल्हड़, कालिदास में से वह है जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचना है। तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में हर्ष के समय की सूचनाएं हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? कन्नौज थी हर्ष के समय की। अगला पॉइंट क्या है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित करके कहाँ की? कन्नौज में। तो हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कन्नौज में बनाई थी। अगला पॉइंट क्या है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया था? एक कन्नौज में, दूसरा प्रयाग में। हर्ष के समय वेंसान बौद्ध धर्म का अनुयायी आया था। अगला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्ष ने बौद्ध महासम्मेलन आयोजन किया था वह प्रयाग। अगला पॉइंट क्या है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आग्रगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। तो किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला पॉइंट क्या है कि हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर। मैंने बताया था कि हर्षवर्धन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। कभी वाप निवासी प्रीतिकूटा औरंगाबाद का था। वेंसान भारत किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था, मैंने बताया था।
भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चुआंग होनसेन ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन क्या है, इसके बारे में जानना है। यहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है। अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। अगला पॉइंट क्या है कि वेनसान की भारत यात्रा के समय सूती कपड़े के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर मथुरा था। जब वेनसान भारत की यात्रा की तो सूती कपड़े के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान था, वह मथुरा था। कौशे राज्य का प्रयोग रेशम के लिए होता था। किसके लिए? रेशम के लिए। चीनी यात्री वेनसान अध्ययन के लिए कहाँ आया? नालंदा विश्वविद्यालय। मैंने बताया था इसकी स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा। अगला पॉइंट क्या किया है कि आज ही भारत में वेनसान को याद करने का मुख्य कारण CU की रचना है और FOQ की रचना किसकी? फायान की। चीनी यात्री जिसने भीनमल की यात्रा की वे है वेनसांग। वेनसांग ने भीनमल की यात्रा। मिलान करने के लिए प्रश्न आता है कि फायान, वेनसान और इत्सिंग ये तीनों ही चीनी बौद्ध यात्री थे। उनका क्रम यही है। फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, होनसान हर्ष के समय आया था और इत्सिंग 700 ईस्वी के सन आया था। तो चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग 671 से 672। चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं यिन तू नाम से। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यिन तू नाम से। यिन तू नाम से। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? मुस्लिम आक्रमण। तो मुस्लिम आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया था। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन था? नालंदा था। नालंदा कहाँ था? बिहार के राजगीर में स्थित नालंदा था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख जो व्यापारिक केंद्र था वो कौन था? कन्नौज। अगला पॉइंट क्या है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। पहला सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ मार्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग आश्रित हुआ। AR दोनों सही है और RA की व्याख्या भी करता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध बनाना। अगला पॉइंट क्या है? सत्य कथन है कि चीनी यात्री तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। यानी कि चीनी तीर्थयात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। अगला क्या है? चीनी तीर्थयात्री वेनसान हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। यानी कि हर्ष बौद्ध धर्म का उपासक था। अगला पॉइंट क्या कि 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही कथन है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। इन्होंने शंकराचार्य ने। अगला पॉइंट क्या? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन थे? जोशी मठ, द्वारकापुरी और श्रृंगेरी 4 मठ हैं। अगला पॉइंट क्या है कि रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। तो सुमेलित करना रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय। भवभूति किससे संबंधित है? कन्नौज के यशोवर्धन के समय रहते थे। रवि कीर्ति लेखक थे, पुलकेशिन द्वितीय के कार्यकाल में थे। हरिसेन
ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, ये समुद्रगुप्त के समय। दांडी नरसिंह वर्मन के समय इतिहासकार थे। दरबारी कवि और राजा दिया है, जैसे अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। हरिसेन समुद्रगुप्त के समय। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय के प्रमुख दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला क्या है कि सुमेलित करना कि भोज किससे संबंधित है? धार से। दुर्गावती किससे संबंधित है? गोंडवाना से। समुद्रगुप्त जो प्रांतीय शासक थे विदिशा के थे। अशोक कहाँ के थे? उज्जैन के थे। तो भोज धार के शासक थे। दुर्गावती गोंडवाना की थी। समुद्रगुप्त जो थे वो गोंडवाना के थे। और समुद्रगुप्त कहाँ के थे? सॉरी, वो विदिशा के शासक थे। और अशोक प्रांतीय शासक उज्जैन के। राजा बनने से पहले अशोक उज्जैन का शासक था। दुर्गावती गोंडवाना। तो ये गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न थे जो आए हुए PCS ROR या अन्य एग्जाम में थे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।